सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार, रेणु जी, आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत मेरा नमस्कार। भाई हमारा देश जो है ना विविधताओं का देश है और सिर्फ बाकी चीज़ों में नहीं कि हम प्रांत की बात करें, बोली और भाषा की बात करें, बल्कि मौसम भी जो है बड़े सभी अपने स्वरूप में सामने आते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से आते हैं। और जहाँ हमारे देश के कई भागों में हवाएं सर्द भी हो रही हैं, आजकल गुलाबी सर्दी शुरू होने वाली है। चांदनी रात और रात रानी के फूल, वहीं पारिजात के फूलों की खुशबू बहुत कुछ कहती है। एक बहुत ही ख़ास मौसम, ये जो मौसम आता है त्योहारों के खूब ढेर सारे रंग लेकर आता है। यूं कहें कि पूरे त्योहारों के गुच्छे हमारे सामने आ जाते हैं, गुलदस्ता आ जाता है सामने। उमंगे हैं हर तरफ, तरंगे हैं हर एक के मन में। फ़र्क नहीं पड़ता ये चाहे गांव हो या शहर हो, सभी खुश हैं। एक अजीब सा उल्लास है मन में। सभी सखियां शुरू होने वाले इन उत्सवों की तैयारी में भी जुटी हुई हैं। जी, और अपने आसपास भी अगर नजरें जाती हैं तो साफ सफाई किस तरह की है, और ये सफाई और ये सुंदरता तो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती सखियों जब तक कि हम हर तरफ हमारे साफ सफाई ना हो। उसके संग संग मतलब पकवान बने, कुछ सजावट हो, कुछ नया नया खरीदा जाए, पर्दे बदले जाएं, कुशन बदले जाएं, है ना जी। और भी इस तरह से बहुत सारी तैयारियां जैसे चल ही रही हैं, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी इसलिए है रेणु जी, क्योंकि इससे हमारी सेहत पर खासा फर्क पड़ता है। और नवरात्रि का पर्व तो देखिए शुरू हो गया है, और शुरू होते ही खुशियां हर तरफ बिखरी हुई। बिल्कुल, कहीं से भजन की आवाज़ आती है तो कहीं से कहते हैं ना नैवेद्य, आरती, पूजन, और वो आरती के उसकी कपूर की खुशबू आती है, कहीं किसी तरह से लोबान की खुशबू आती है। इस तरह से पूरी फिजाओं में एक अजीब सा मतलब हल्कापन है और बड़ी पवित्रता सी लगती है। और वहीं कहीं घंटे घड़ियाल बज रहे हैं तो कहीं भजन हो रहा है, तो हम लोग भी भजन सुन लेते हैं जी। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
का नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोग करे तोहे प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा, दे ऐसा वरदान, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया, जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। किसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए, दुश्मन थर थर कांपे माँ जब तू गुस्से में आए। माँ तू गुस्से में आए, माँ तू गुस्से में आए। तो हम सब यही चाहते हैं कि हम सुखी रहें, प्रसन्न रहें, उसके लिए जो भी करना पड़े हम प्रयास करते ही हैं हम सब। जी, तो आज बड़ा खास दिन है आज ना, 20 संगीता? अक्टूबर है जी, और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस यानी अस्थि सुशिरता दिवस के रूप में मनाया जाता है ये। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का अरे वहीं एक पर रोग है जी। एक और भी है विश्व, हमने जैसे कहा कि सांख्यिकी दिवस भी सांख्यिकी है। दिवस भी है, और जी। जाहिर है कि हम विश्व सांख्यिकी दिवस पर भी बात करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पर भी बात करेंगे। करियर गाइडेंस में आज हम क्या बताने जा रहे हैं संगीता? करियर गाइडेंस में आज हम अपनी सखियों को बताएंगे कि फैशन डिजाइनिंग में किस तरह से वो अपना करियर बना सकती हैं। बना सकती हैं, अपना बना सकती हैं और बच्चियों का भी बना सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की खास रुचि होती है हाँ, जी। तो ये सारी बातें हम करेंगे। और अभी जो बात हमने कही कि त्योहारों में सजावट किस तरह से करें, वो भी हम बताएंगे थोड़ा थोड़ा सा। बिल्कुल। लेकिन ये जो है खास तौर से ये जो पखवाड़ा पूरा चल रहा है, परिवार कल्याण, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पूरे परिवार की सेहत, उसकी देखभाल, सब कुछ पूरा माहौल बहुत अच्छा रहे घर में। तो खास तौर से ऑस्टियोपोरोसिस जो है, जी। वैसे तो स्त्री पुरुष सभी को हो जाता है, लेकिन महिलाओं को खास तौर से इसमें होता है। और खास तौर से जब रजोनिवृत्ति होती है यानी मेनोपॉज के बाद इसकी संभावना बहुत रहती है। जी। तो अस्थि सुशिरता दिवस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, इसमें क्या है कि हड्डी का एक रोग है जी। और इसमें हड्डियों का क्षरण होने लगता है, यानी कि बहुत तेजी से झड़ने लगती हैं। पोरोसिस मतलब ही कि उसमें बिल्कुल समाप्ति हो जाए और पोर्स हो जाते हैं ढेर सारे, और उस तरह से वो बिल्कुल मतलब बहुत ही कह सकते हैं इतनी नाजुक हो जाती हैं कि जैसे कहते हैं ना गाजर मूली की तरह हड्डियां टूटने लगती हैं शरीर की। तो इस तरह से इसमें जो है खनिज का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है अस्थियों में, और इस वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए जागरूक रहें, इसीलिए आज का दिन यह मनाया जाता है। और इसकी जो हड्डियों की सूक्ष्म संरचना होती है वो विघटित होने लगती है हड्डी, और अस्थि में असंग्रहित प्रोटीन की राशि और विविधता ये इस तरह से परिवर्तित होती रहती है। तो 20 अक्टूबर को जैसा आज है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोकथाम, निदान और उपचार सभी पर आज के दिन ज्यादा ध्यान देने के लिए ऐसी चेतना बनाई जाए, जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये शब्द ग्रीक और लैटिन भाषा का है। ऑस्टियो का मतलब ही है हड्डी और पोरोसिस का मतलब है छिद्रों से भरा हुआ।
पोर्स होते हैं इसमें ढेर सारे, तो हड्डी का ही इसमें कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और इसमें यूँ कह सकते हैं कि सिर में लगातार, शरीर में लगातार जैसे थकावट होती है, जाहिर है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो हाथ पैर दर्द होता रहता है, कमर में दर्द होता है क्योंकि कमर पर सबसे ज़्यादा शरीर का वज़न का जोर पड़ता है, हल्की सी चोट लगने पर भी हड्डी टूट जाती है। इसलिए इसको ये समझ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी संभावना है, और इसका टेस्ट होता है, उसको करवा लेना चाहिए। और ख़ास तौर से जैसे कि कहा हमने कि मेनोपॉज के समय इसकी संभावना बहनों में बढ़ जाती है, तो खान पान पर ज़रूर ध्यान रखें, खाने में कैल्शियम प्रोटीन युक्त पदार्थों को शामिल करें, और 15 से 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। और ये अभी से बैठना शुरू करें, ऐसा ना सोचें कि आप 40-50 के हो जाएंगे तब बैठेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और धूप में बैठने का मतलब ये नहीं कि दिन में आप 1-2 घंटे जो टहल लेते हैं या बाजार निकल गए वो धूप नहीं, बल्कि सुबह 9 बजे से पहले या 8 बजे से पहले वाली जो धूप होती है वो इसमें कारगर होती है हड्डियों के लिए। वैसे भी पहले बच्चों को मालिश करके धूप में से छोड़ देते थे, इसीलिए ताकि उनकी हड्डी मजबूत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, और 45 मिनट कम से कम व्यायाम करें। ये तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या, किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा इलाज है। और बाकी जो नशे की बात है उससे वैसे भी दूर रहें, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, परिवार की खुशी के लिए उससे दूर रहें। और अगर कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो हम जैसे बार बार कहते हैं, चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें। तो बोन डेंसिटी इसमें जो होती है उस पर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, और जब हम चिकित्सक की सलाह लेते हैं तो उसका ख़ास तरह से टेस्ट किया जाता है। तो ये बात ध्यान दें कि कैल्शियम और मतलब और चीज़ों की मात्रा जो है वो भोजन में, यानी कि पूरी तरह से मिनरल और विटामिन्स भोज्य पदार्थों में रहें। तो एक कहते हैं कि कंप्लीट आहार जिसको बोलते हैं वो लेना चाहिए। सारे तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पे ध्यान देना चाहिए, खासकर कैल्शियम। और घर में तो महिलाओं पे अगर हम सखियों की बात करें तो ये खान पान में बहुत सबका ध्यान रखती हैं रेणु जी, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। बिल्कुल भी सही जी, बात और उनसे भी यही है कहना कि वो भी अपना ध्यान रखें। अगर देखा जाए तो हड्डियों की जन्मजात ही इस तरह से, कुछ बनावट इस तरह से होती है, और जब गर्भ धारण होता है या कुछ होता है तो उस समय कैल्शियम और आयरन की कमी खासी हो जाती है। दूसरे भी विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं के शरीर वैसे भी बहुत संवेदनशील होते हैं, नाजुक होते हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है। विटामिन डी की भी पर्याप्त मात्रा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि ये जैसे हड्डी की बीमारी है तो हम सोचे कि इसमें आयरन की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं, एक दूसरे के सहारे से चलती हैं। तो जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा तो अगर आप कैल्शियम विटामिन वगैरह ले रहे हैं तो वो पचेगा नहीं, या यूं कहें शरीर में लगेगा नहीं। तो हर तरह से एक संतुलित खान पान की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और जब फिर वही वाली बात आती है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता भी आपकी अगर नहीं ठीक है तो बाकी बीमारियां जब आएंगी तो आपके शरीर के जो भी पोषक तत्व हैं वो समाप्त होने लगेंगे। शरीर कमजोर होगा तो आप किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि बहनें इस बात का ख्याल रखेंगी। और ख़ास तौर से ऑस्टियोपोरोसिस तो हो ही जाती है या ऐसा, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद संगीता ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई भी काम करें तो हम थोड़ा सावधान रहें। हाँ, और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर जोड़ों का दर्द है या थोड़ा सा भी काम करने पर कमर का दर्द हो जा रहा है तो देखभाल उसकी करनी चाहिए। और शुरू से ही जैसा कि आपने बताया खान पान पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ रेणु जी सखियां जानती ही हैं और बहुत देखभाल भी करती हैं घर परिवार में सभी की, लेकिन बुजुर्गों की खास देखभाल की जरूरत हो जाती है, बच्चों की खास देखभाल की जरूरत हो जाती है। 50, 55 या 60 साल के बाद तो खास जरूरत पड़ती है। तो ज्यादातर मुझे तो ऐसा लगता है कि दही में बहुत, जिसको किसी लोगों को किन्हीं को दूध नहीं पसंद आता है तो दही ले सकते हैं, तो उसमें ज्यादा कैल्शियम मिलता है। से बने हुए जो भी पदार्थ हैं वो लें, पनीर वगैरह, और जो भी शाकाहारी हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत तो इससे हड्डियां जो होती हैं वो लगातार कमजोर होने से बच जाती हैं। तो इस तरह से घर में ध्यान, और ये तो बचाव की बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये भी ख्याल रखें कि एक निश्चित उम्र के बाद ध्यान रखें कि घर में फर्श आदि जो है वो सूखा रहे, कहीं कोई फिसल न जाए, या कोई सामान आपने ऐसा तो नहीं रख दिया है कि आप खुद ही टकरा के गिर जाएं, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो गिर रहे हैं। तो ये पूरी जो व्यवस्था है घर की उसको भी कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि हड्डी अगर आपकी कमजोर हो भी गई है तो टूटने की संभावना न रहे। कुछ मजबूत भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि आप जब इस तरह से लापरवाही होती है
कि आपकी एक निश्चित उम्र हो गई लेकिन आप फिर भी उतनी ही हड़बड़ी में काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो गिर सकते हैं, या आपने कोई सामान थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए इधर उधर कर दिया तो रोज़मर्रा की जिसकी आदत है उसमें अचानक से कुछ दखलंदाजी हो गई या रुकावट आ गई तो गिर गए, टकरा गए, या अब आपको ऊपर चढ़ के माड़िया से या टाण वगैरह से सामान उतारना है, आप मत उतारिए, आप किसी की मदद ले लीजिए, हो सकता है आप वहां से गिर जाएं। तो ये सब चीजें हैं एक निश्चित, उसके बाद हमें समझना चाहिए कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हमें कितना सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो आप ये सब काम ना करें जी। ताकि आप ये सब परेशानियों से बचे रहें। हाँ, और कई बार ऐसा भी है रेणु जी कि लोग सोचते हैं कि भाई ये ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, जैसे कुल्हे की हड्डी वगैरह फिसलने से गिरने से टूट गई तो ऑपरेशन से ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये है कि ऑपरेशन के बाद भी कई बार ठीक पूरी तरह से नहीं हो पाता और बहुत सारी मतलब शिकायतें रह जाती हैं। संगीता, अगर ये जो संभावना है कि ठीक हो जाता है इसका मतलब नहीं कि हम हड्डी तोड़ लें अपनी, तो भाई ये इसलिए इलाज नहीं निकला है कि हम बीमार पड़ें। तो बचाव बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे जो दोस्त इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं उस इस बात का ख्याल रखेंगे और इसी तरह से स्वस्थ रहेंगे, और पूरा जो हमारा परिवार कल्याण पखवाड़ा चल रहा है उसमें सब लोग बड़े खुश रहेंगे। और त्योहार जो है खासतौर से नवरात्रि चल रहा है, आज जो दिन है चौथा दिन है, तो उसमें खूब हंसी खुशी से पूरा 9 दिन मनाएंगे। उसके बाद दीपावली आने वाली है जी। लेकिन हम लोग सोचते हैं दीपावली आने के पहले गीत सुन लें, है ना। हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ने
हम सब के घर की बगिया यूं ही खिली रहे, सब लोग खिलखिलाते रहे, है ना। बिल्कुल। हम सब यही कामना करते हैं। कल हमारे सखी सहेली के फेसबुक पोस्ट पर हमारी बहन ने डाला था कि इन्होंने लिखा है, नमस्कार, ये मेरी बेटी ने कुछ लिखा है, ओहो। पंक्तियां लिखी हैं। कदम ऐसे बढ़ाओ कि मिट्टी का एक कण भी अनजान न रहे, उड़ान ऐसी भरो कि आसमान भी कम पड़ जाए, सांस ऐसी लो कि आत्मा भी मुस्कुराए, वाणी ऐसी बोलो कि हर दिल खिल जाए, कार्य ऐसे करो कि संपूर्ण फलदायी हो, कर्तव्य ऐसे निभाओ कि ईश्वर की आराधना हो। जी। और कविता ही एक ऐसा माध्यम है रेणु जी जिससे हम अपने हृदय के सारे उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और खास तौर से ये जो इन्होंने कहा कि मतलब कर्तव्य निभाना ही ईश्वर की सच्ची आराधना, ये बहुत बड़ी बात है कि हमको सबसे पहले अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कार्यालय जाना है या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, कार्यालय हो या व्यवसाय हो, कुछ भी हो, आप अगर नौकरी कर रहे हो या आपका स्वयं का कोई व्यवसाय है, तो भी अगर कार्य पहले है तो कहीं नहीं लिखा है कि आप पहले पूजा करें तभी वहां जाएं, पहले काम देखिए। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जी, कर्म ही पूजा है। और आज के दिन विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी सखियों को बताना है। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई। इसे 5 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना। ये दिवस मतलब सांख्यिकी की जो प्रणाली है और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कार्य कर चुके या कर रहे प्रोफेसरों के उल्लेखनीय योगदान जो हैं और उनके सम्मान के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। ये विषय सांख्यिकीय प्रणाली और उत्पादों में गुणवत्ता के अनिवार्य मानकों के अनुपालन को भी दर्शाता है। बिल्कुल। और आंकड़ों का महत्व तो हम सब समझते हैं। अगर हम सामान्य तौर पर अगर अपनी जानकारी देखें तो ये तो सभी जानते हैं कि जन्म मृत्यु के आंकड़े सरकार रखती है या पूरा देश रखता है, और देश में कितनी जनसंख्या है या कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितनी की मृत्यु हो रही है या कितनी उम्र में होती है, कितनी माताओं की जब प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है या बच्चे किस उसमें होते हैं, ये सारा सांख्यिकी का ही कार्य है। तो ये सारे तथ्य जो हैं हमें ये सांख्यिकी से मिलते हैं। और दूसरी ओर अंकात्मक आंकड़ों से भी उपयोगी निष्कर्ष निकालने में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे विज्ञान से भी बहुत सारे काम जो है सांख्यिकी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह आज सांख्यिकी और गणितीय सिद्धांत जो है विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जो है ज़रूरत बढ़ गई है और ये बहुत उपयोगी हो गया है। और अगर वैसे देखा जाए संगीता, तो ये बहुत व्यापक विषय है। जी, गणित और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ विषय है रेणु जी, इसीलिए बहुत ज्यादा व्यापक है। तो आंकड़ों का इसमें संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन, उसका अध्ययन, ये सभी किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा गणितीय विज्ञान है, कह सकते हैं, कि जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र या समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। तो इस तरह से जो बारंबारता सारिणी हम लोग भी इस्तेमाल किया करते थे, तो उसके माध्यम से, सहयोग से आंकड़े कितने भी बड़े होते हैं तो निकाले जा सकते हैं, आराम से निकाले जा सकते हैं। और बहुत सारी चीजों का अनुपात निकालना हो कि कितने प्रतिशत, जैसे अब हम आकर अपने ही कार्यक्रमों की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत लोग सुनते हैं, ये प्रतिशत निकालना, कितने क्षेत्रफल तक लोग सुनते हैं ये निकालना, और बहुत सारी चीजें हैं, किन कार्यक्रमों की क्या उपयोगिता है, क्या उसका वो है, ये सारी चीजें जो है प्रतिशत निकालना, और बहुत सारी चीजें हैं जो ये इसका काम हो जाता है और बड़ी आसानी से एक बार में सब चीजें दिख जाती हैं। जी, और विद्यार्थियों के जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो बड़े पैमाने पर वो भी देखा जाता है। और साथ में कभी कभी तो ऐसा होता है किसी किसी जगह पे जैसे पेड़ लगाने के जो कार्यक्रम होते हैं, तो अगर थोड़े पेड़ हैं तो वो तो गिन लिए जाएंगे, लेकिन ज्यादा से पेड़ हैं, समझिए 100 क्षेत्रों में लगाने हैं, 100 से ज्यादा पेड़ हैं, उसमें से कितने पेड़ जो लग पाए, कितने मुरझा गए, तो वो सब भी आंकड़े जो होते हैं निकाले जा सकते हैं। और पूरा हमारा जो घर का, अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो हमारे घर का जो बजट है, उसका बनना, उसमें खर्च होना, उसमें बचत होना, और उसके बाद जो बचता है उसका कितना प्रतिशत हम कहाँ पर लगाएंगे, और कैसे बच्चे जब बड़े होंगे तो किस उम्र तक पहुंचकर उन्हें कितना पैसा मिलेगा, ये सब सांख्यिकी का काम है।
तो ये गणित के ये सब चीजें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। वैसे बड़ा नीरस सा लगता है, लेकिन जिसे पसंद आता है वो वाकई बड़ा, उसके लिए तो बिल्कुल जान होती है जी, ना? उसमें जो वो बारंबारता सारिणी होती है, उसमें बच्चे बहुत, कोई कोई बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे उसपे, होते हैं। हाँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं जी। और वही फिलहाल अगर जच जाए तो बहुत अच्छा है। वो तो किसी भी विषय के लिए होता है जी। कि अगर मन लग जाता है तो फिर तो अपना दोस्त बन जाता है। तो हमें लगता है कि किसी भी विषय को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, और खास तौर से सांख्यिकी जो विषय है ये बहुत सारे लोगों को बहुत नहीं पता है। इसलिए ये दिवस 5 वर्ष में मनाया जाता है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। लेकिन अब हम सोचते हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लिया जाए। जी।
देखिए कहाँ कहाँ से खुशियों की सौगात आ रही है रेणु जी, हैं? अरे भाई, खुशियों की सौगात तो कहीं से भी आए, हाँ। हम सब झोली फैलाए बैठे रहते हैं कि बस आ जाए और हम अपनी झोली में समेट लें। जी, और त्योहारों का मौसम ऐसा चल रहा है कि सुंदर सुंदर डिजाइन के जो कपड़े हैं वो सभी का खरीदने का मन होता है। और जो सखियां हमारी बहुत सुंदर डिजाइनिंग वगैरह करती हैं, अलग अलग तरह के जो धागे के रंग होते हैं, उनसे उनको कुछ ना कुछ बनाना बड़ा पसंद होता है, पसंद कपड़ों होता पर। है, और वैसे ही उनका घर बिल्कुल अलग दिखता भी है। लेकिन हमारे एक मित्र लिखकर भेज रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार, त्योहारों की सजावट कुछ इस तरह करना, त्योहारों की सजावट कुछ इस तरह करना दोस्तों कि हर चेहरे पर ला सके हम मुस्कान, हर घर हो रोशन प्यार स्नेह के दियों से, इस बात का सभी रखना ध्यान, इस देश की माटी की परंपरा चारों ओर हो भाईचारा, जिसके लिए पूरे विश्व में है हमारी विशेष पहचान। जी, बहुत बढ़िया लिखकर भेजा इन्होंने भाई। और हमारी तो पहचान यही है कि सब जगह भाईचारा हो, मिलजुल कर रहें, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं इस त्योहार पर ऐसे ही रहे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ भविष्य की योजनाओं की, है ना? हाँ, और आज मंगलवार है तो करियर गाइडेंस बताना है। तो फैशन डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनर का काम और कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, व्यापक है, ये हमारी सखियां जानती हैं। जी। और फैशन डिजाइनिंग कपड़ों को सुंदरता प्रदान करने की भी एक कला कहा जा सकता है इसे। जी। इन पर बनी डिजाइन जो होती है कपड़ों पर, उनकी मांग समय के साथ साथ बदलती जाती है। यानी इस फील्ड में अगर क्रियात्मकता का विशेष ख्याल रखना है तो वो हमें विशेष ख्याल रखना है, और ये इंडस्ट्री हमेशा ट्रेड में रहती है। बिल्कुल जी। ट्रेंड में तो है, क्योंकि भाई जाहिर है कि लोकप्रिय बहुत है, इसमें बहुत ग्लैमर कह लोकप्रिय। सकते हैं, लेकिन वहीं पर रचनात्मकता बहुत है। आप चाहें तो बहुत बहुत तरीके से नए नए कुछ न कुछ, कहीं अंत ही नहीं है। तो फैशन की दुनिया में पसंद, चॉइस और डिमांड का भी महत्व जाहिर है कि होगा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नई नई चीजें बनाते हैं वैसे ही लोगों की उसी हिसाब से रुचि भी बदलती जाती है। और चाहे कपड़े, इसमें कपड़े भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो, डिज़ाइन की भागीदारी दोनों में ही होती है ना, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी रुचि उसमें हो, कहीं ना कहीं रचनात्मकता हो, उसमें कोई डिज़ाइन बनाने की कला आप में होनी चाहिए। ये एक तरीके का खास तरीके का कौशल है, कुशलता है, स्किल है। और वैसे भी कहते हैं डिजाइनिंग, जैसे तुमने पहले ही कहा कि बहुत व्यापक क्षेत्र है, तो इसमें अगर आपको थोड़ी भी रुचि है तो पहले तो आप देख लें, इसमें और भी निखार ला सकते हैं इसको कोर्स करके। और 10वीं के बाद भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन 12वीं के बाद भी देखा है कि ऐसे किया जा सकता है। जी, और हाँ, 12वीं की कोई भी स्ट्रीम हो तो कर सकती है। यानी कि अगर आर्ट्स लिया है तो भी, साइंस लिया है तो भी, और कॉमर्स लिया है तो भी, तो किसी भी स्ट्रीम की जो सखियां वो कर सकती हैं। अन्य संस्थानों में योग्यता अलग अलग भी होती है, फीस भी अलग अलग है। कहीं कहीं पे 20,000 से शुरुआत होती है तो 1 लाख तक भी जा सकती है। तो आप देख लें कि फीस आप किस तरह से, आपको कहाँ एडमिशन लेना है। तो और भी रिसर्च इस पर करेंगे तो फीस के बारे में पूरी तरह से पता चल जाता है। हाँ, तो उसके हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। फैशन डिजाइनिंग कोर्स का प्रारूप जो है हर जगह अलग अलग होता है। अगर आप डिग्री चाहती हैं, डिप्लोमा चाहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, कैसा करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने भविष्य में क्या, किस तरह से उसका क्या निर्धारण करना चाह रहे हैं, उसको किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। उसी हिसाब से कोर्स होता है। और इसी तरह से इसमें बहुत सारे जैसे हैं फाउंडेशन आर्ट, ऐसे ही है इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न मेकिंग, है ना? जी, और फिर हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कॉस्ट्यूम, पैटर्न मेकिंग भी अलग अलग तरह का होता है, फैब्रिक्स एंड रॉ मटेरियल्स, डिजाइन ऑफ क्लोथ्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हाँ, कलेक्शन। क्योंकि फैब्रिक्स जो होते हैं ना, जैसे कि देखा होगा हमारी सखियों ने, फैब्रिक्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि कहीं कहीं जैसे कि बस एक ताना एक बाना होता है और एक एक के बाद बुना जाता है, चटाई जैसे। उस आपने चटाई में आपको दिखता होगा ज्यादा, क्योंकि वो मोटी होती है। या कभी कोई डलिया वगैरह देखिए तो उसमें किस तरह से दिखता है कि 2 के बाद उसमें अंदर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, एक बाहर लेते हैं, कुछ इस तरह से पैटर्न बदल जाते हैं। और बचपन में हमने, याद होगा कि हम लोग 2 रंग का वो लेते थे साटन पेपर, और किस तरह से बनाते थे इस तरह से, और अलग अलग ढंग से हम लोग इसकी बुनावट करते थे। तो फैब्रिक भी कुछ ऐसे ही होता है, कुछ बास्केट वीविंग होती है, कुछ में एक ही ताना बाना वैसा होता है कि इसमें 2 धागे एक साथ चलते हैं। तो कुछ कुछ अलग अलग इसमें बहुत ज्यादा विविधता है। जी, तो और उसी से आपने कपड़े देखे होंगे कैसे मैटी जैसे हो, तो उसमें
सिस्टमैटिक, आपने देखा होगा 4-6 धागे एक साथ होते हैं, वो बनाते हैं तो वो मोटा मोटा सा आता है हाँ, है ना? तो उसमें की फिनिशिंग भी होनी चाहिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से जी। कलर है या जो थ्रेड है उसका उस हिसाब से। पश्मीना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, उसके जी। जो शॉल वगैरह बनते हैं और कश्मीर के बिल्कुल। जो ड्रेसेस बनते हैं, और आपने भी इनफैक्ट जो पहना हुआ है उसमें बहुत सुंदर डिजाइन बनी हुई है। तो ये अलग अलग धागों से मिलकर बनाई जी, तो जाती है। जी। धागों की बात होती है, फिर उसी के बाद जो होता है रंग किस तरह से उसमें अलग अलग उसका संयोजन किस तरह किया गया है, इस पर एक अलग तरीके की पूरा कोर्स होता है। वैसे ही फिर बात आती है कि मार्केटिंग एंड रिसर्च, इस पर भी बात आती है। फिर स्टडी इन सूट वेरिएशन, वेरियस फैशंस, फिर टीम वर्क आप सीख जाते हैं हाँ। इसमें काम करते हुए। फिर वैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं। फैशन, हेयर एंड मेकअप में भी होता है। हाँ, वो बड़ा जरूरी है कि वो अपने पूरे ड्रेस के हिसाब से किस तरह से वो सूट होना चाहिए। जी। तो हेयर भी उस हिसाब से, बालों की सुंदरता भी वैसी होना चाहिए, जो हम लोग उसमें गहने पहनते हैं कपड़ों के साथ, तो वो भी उस तरह से होना चाहिए। तो बिल्कुल। हाँ जी। और फैशन डिजाइनिंग में एक बात और होती है हाँ। कि आपकी खुद की शरीर की बनावट कैसी है, उसके हिसाब से ही कपड़ों का चयन होता है। प्रिंट या धारी या चेक या जो भी चीज है, कैसे बॉर्डर वाली चीज है, या कैसे कौन सा रंग पहनना है, कैसा पैटर्न होना चाहिए, ये सारी चीजें निर्भर करता है कि आपकी शारीरिक सौष्ठव कैसा है, यानी कि आप मोटी हैं, पतली हैं, लंबी हैं, गर्दन लंबी है, छोटी है, ये सारी चीजों को देखकर भी फैशन डिजाइनिंग की जाती है। तो बहुत वृहद है ये कोर्स। बहुत है जी। और डिप्लोमा डिग्री और पीजी डिप्लोमा फैशन डिजाइनिंग में भी किया जा सकता है। तो पूरा कोर्स अगर आप करेंगे तो अलग अलग पदों पर आप काम कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर, फैशन मार्केटर, फैशन कॉन्सेप्ट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन शो ऑर्गेनाइजर, फैशन शो ऑर्गेनाइजर बिल्कुल अलग चीज है। हाँ जी। और फैशन कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हैं। फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, यानी कि फैशन के ट्रेंड और क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या नया ट्रेंड आना है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही फैशन फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी भी एक अपने आप में अलग है, फैशन फोटोग्राफी अलग हो जाती है। ऐसे ही फैशन टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन फैब्रिक डिजाइनर, ये सब चीजें जो हैं, जिसका हमने पहले भी बताया, ये सब तरह तरह की छोटी छोटी चीजें देखी जाए तो बहुत वृहद है ये। जी। और इसमें जो कोर्स होता है उसे पूरा कर लेते हैं जब बच्चे, तो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, ताकि आप अपने स्किल को और बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा मान सकते हैं उस चीज को और निखार आ सकता है। जी। तो बल्कि यूं कहें कि इसको व्यवहारिक तौर पर जाके सीखते हैं। जब इंटर्नशिप करते हैं तो उसको व्यवहारिक तौर पर सीखते हैं। अभी तक तो क्या होता है, पहले जब हम पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ हम थियरी पढ़ते हैं, या यूं कहें कि हम उसका किताबी पढ़ाई की जाती है। लेकिन जब इंटर्नशिप में आते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाता है। यानी किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, या दरअसल जो सचमुच डिजाइन कर रहे हैं, या यूं कहें सिलाई कर रहे हैं, या बेच रहे हैं कपड़े, उनका अपना बुटीक है, या खुद किसी बड़ी कंपनी में है, तो वो करने से उनको अनुभव होता है कि जो हमने पढ़ा था और अब करना क्या है। जी। और इसी तरह से फैशन डिजाइनिंग के कोर्स की अवधि अगर देखें तो अलग अलग होती है रेणु जी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो उसमें 3 से 4 साल का भी कोर्स हो सकता है, कहीं कहीं 2 साल का भी कोर्स है। तो ये निर्भर करता है कि आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, कि आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कि आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कि आप पीजी कोर्स कर रहे हैं। तो बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी हमारे देश में है, मान्यता प्राप्त जो है भारत सरकार के द्वारा। इंस्टीट्यूट इनमें है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, जो अहमदाबाद में स्थित है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन INIFD, ये चंडीगढ़ में है। सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन SID, जो पुणे में है। निफ्ट भी जो है, ऐसे ही निफ्ट जो है वो भी अहमदाबाद में भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी है। ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, जो दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में है, इसकी भी है, निफ्ट की भी है। और ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे हैं, जैसे निफ्ट दिल्ली में बताया, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, और अहमदाबाद में भी ऐसे ही। सिर्फ ऐसा नहीं है, सेप्ट है, ऐसी बहुत सारी ऐसी है, पर्ल, और बहुत सारी और भी एकेडमीज आ गई हैं जो इस तरीके के कोर्स करवाती हैं। लेकिन जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यानी राष्ट्रीय संस्थान जो हैं, वो इस तरीके के अच्छे कोर्स करवाते हैं। तो इनसे पढ़कर आप कहीं पर भी एक नौकरी अच्छी खासी कर सकते हैं, या स्वयं का व्यवसाय भी कर सकते हैं, अपना बुटीक वगैरह भी बना सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स है रेणु जी, वो अपनी सखियों को बता देते हैं। ये iifd.in है, www.nid, www.inifdelhi.com। इस तरह की और भी वेबसाइट्स
वेबसाइट्स हैं जिससे आपको जानकारी मिल सकती है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उनको बहुत इसमें अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है और क्रिएटिविटी से सब काम कर लेते हैं, चाहे वो क्राफ्ट का हो, तो वो भी थोड़ा सा हेल्प करता बचपन है से दिखाई उसमें। जी। देता है कि किसके में क्या रुचि है। हाँ, तो इस और रुख कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं गीत की ओर, है ना? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? मेरी जान सीखा
जहां से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। बताए हुनर तूने सीखा। भाई ये जो हुनर की बात है, ये जब पूछता है कोई कि कहाँ से सीखा है तो समझ नहीं आता कि कहाँ से सीखा है। लेकिन हम अपनी सखियों से ये कहना चाहते हैं कि आप कैसे हमें तो बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद हैं कि कैसे कैसे हम लोग एक बॉल ले लेते थे और उसमें ढेर सारी आलपिन ली जाती थी, सितारे लिए जाते थे और मोतियाँ ली जाती थी। और बॉल के ऊपर सबसे पहले सितारा, उसके ऊपर मोती, और फिर उसके ऊपर आलपिन लगा दी जाती थी और पूरा एक बॉल बन जाता था। आप क्या बनाती थी, ये हमें अभी फेसबुक पर आप लिख कर देखते हैं कि हमारी और आपकी विचार कितने मिलते हैं। तो सखियां जरूर लिखेंगी, फटाफट संगीता भी लिखेंगी। बहुत सारी चीजें बता रही थी, पहले कैसे कैसे सजाते थे हम लोग। पहले जी वो मोटे वाले जो आते थे, थोड़े से मोटे इसके प्लास्टिक के धागे जो आते थे, उसमें लाल रंग होता था, हरा होता था, तो अलग अलग रंग के जो देखिए जो बल्ब बेकार हो जाते थे बल्ब, है ना। हाँ, जो फ्यूज हो जाता था बल्ब, हाँ, उसके ऊपर क्रोशिया से उसको सजाया बनाया जाता था और बड़ा सुंदर सा। अब होता था कि कभी छोटा कोई चीज ले ली गई या छोटा बल्ब भी ले लिया गया, जिनको कुछ नहीं समझ में आया तो वो लड़कियां जो थी वो बल्ब में ही बनाना शुरू कर देती थी। तो इस तरह से बड़े और छोटे फूलदान बनाए जाते थे जो बड़े ही टिकाऊ और बड़े सुंदर लगते थे जी। और चूंकि कोई चीज नई नई चलती है ना जब रेणु जी, तो बिल्कुल पहले होड़ लग जाती थी, होड़ लग जाती थी। हाँ, तो भाई हमारे एक मित्र ने लिखकर भेजा है, बल्कि हमारी सखी हैं, सजावट के लिए व्यर्थ खर्च न करें। कुछ चीजें पुरानी घर में पड़े फालतू सामान का प्रयोग करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजों का उपयोग करें, कोई भी अपने ढंग से सजाई जा सकती है। ऐसे ही जैसे कि हैंगिंग की बात हम करते हैं या पर्दों की बात करते हैं, ऐसे पर्दे तो नहीं, जहाँ कपड़ों के पर्दों की जरूरत होती है वहां तो कपड़े के ही पर्दे लगाए जाएंगे, लेकिन सजावटी पर्दे जैसे कि ड्राइंग रूम में आप डाइनिंग की जो स्थिति, जो जगह है, प्लेस है, उसको आप अलग करना चाह रही हैं, या दरवाजों पर दोनों तरफ आप जैसे वो जगह जगह राजस्थान वाले या वो चिड़िया और हाथी बने हुए मिलते हैं, वो भी हम आराम से पुराने हमारे रंग बिरंगे छींटदार जो कपड़े होते हैं उनको भी आप चौकोर ले लें और उनको सिल दें और एक ऊपर छोटा सा एक टुकड़ा का कपड़े का और लगा दें, चोंच जैसा, पीछे एक दुम जैसा लगा दें और चिड़िया बना सकती हैं आप ही आराम से। और चाहे तो उसमें खूब अच्छे से उसको सिल के थोड़ी सी जगह छोड़ दें और उसमें खूब अच्छे से रुई भर दें और उसके गर्दन के ऊपर एक धागा और बांध दें तो थोड़ा मुंह उसका अलग हो जाएगा और पीछे वो तिकोनी सी बन जाएगी। तो इस तरह से आप ढेर सारी चिड़िया बना के और फिर उनको मोती के एक लड़ी बना के, मतलब मोती की एक लड़ी बनाएं और उससे जैसे 4 मोती लगाया, फिर चिड़िया लगा दी, फिर 4 मोती लगाया, चिड़िया लगा दी, ऐसे करके आप सजा सकती हैं और सबसे नीचे छोटी सी घंटी भी लगा सकती हैं। तो इस तरीके की लड़ियां खुद घर में तैयार कर सकती हैं जी, और मोतियों की लड़ियां भी बना सकती हैं। जैसे हम लोग अपने समय में बड़ा बनाया करते थे कि सफेद रंग की मोती आती थी, थोड़ी सी बड़ी आती थी, तो वो मोती जो होती थी चूंकि जगह ज्यादा घेरती थी तो वो फटाफट बन जाते थे। तो सफेद सफेद से सुंदर, या बीच में कोई रंगीन मोतियां भी अगर लगा दिया, मोती लगा दी, शलाका जो होती थी लंबी वाली जो आती थी, वो भी लगाने से जल्दी भी बनती है और सुंदर भी लगती है, वो भी कर सकते हैं। और इन्हीं मोतियों के ऊपर नीचे अगर चाहे संगीता, तो जैसे हमारी सखी लिख रही हैं कि हम पुराने चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, तो जैसे घर में रंगीन छींटदार कपड़े पड़े हैं या कोई लाल रंग ही है, तो ये सफेद मोतियों के ऊपर नीचे आपने क्या किया, एक चौकोर करीब 3 इंच का चौकोर कपड़ा लिया और उसको कई परत आपने कर ली और उसको सिर्फ आप लगा दीजिए और फिर देखिए कि वो लगेगा जैसे कोई फूल सा लगा हुआ है, और सिर्फ 3-4 परत उसको मोड़ के और उसमें पिरो दीजिए मोती के ऊपर नीचे, फिर देखिए वो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई फूल का माला है, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ उसमें प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो हरे रंग के अगर आपके पास कपड़े हैं तो उनको पत्ती के तौर पे काट के उनके आसपास भी लगा सकते हैं, तो लगेगा फूल और पत्ती, बंधनवार घर में बन सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना जी। और हमारी सखियां बहुत सारी, जैसा कि अभी हमने करियर गाइडेंस के लिए भी बताया, तो सखियों को बड़ी रुचि होती है रेणु जी, सुंदर सुंदर सी वो पेंटिंग्स बनाती हैं। तो पेंटिंग्स, और मैं तो मेरी सखियों को यहाँ भी बता दूं, शायद उनको मालूम बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा। बिल्कुल मालूम होगा, देख लेना, तुम शर्त लगा लो, हमारी सखियां भी लिखकर भेजेगी कि उनको मालूम था। बताओ। ये नहीं मालूम है कि आप बहुत सुंदर बनाती हैं, चित्रकारी बहुत सुंदर करती हैं। ये नहीं, वो तो कोई मतलब नहीं। मुझे लगा कि शायद हमारी जो सखियां हैं वो जैसे अभी चूड़ी का बता रही थी कि चूड़ी के ऊपर हम किस तरह से रेशम लपेट के और कैसे, हाँ
उसकी वॉल हैंगिंग बनाते हैं जी। उसमें मतलब अलग अलग तरह की नई चूड़ियां भी ले सकते हैं, पुरानी भी ले सकते हैं। हाँ। और रंगीन जो रेशमी धागे होते हैं उन पे सखियां उसको लपेटती चली जाती हैं इतनी बारीकी से कि वो दिखाई ना पड़े कि उसके अंदर चूड़ी है कि क्या है। सच बात तो है। उसको फिर एक तरह से एक के बाद एक लगाकर, मतलब पहली लाइन जो होगी वो उसमें ज्यादा चूड़ियां लगेंगी, फिर उससे नीचे वाले में थोड़ी कम, यानी कि 5 है तो फिर 3 फिर 2 ऐसे करके, या आप चाहे तो और ज्यादा से शुरू कर सकती हैं। ऐसे उसका पूरा वी शेप आ जाएगा, यानी चौकोर बड़े से शुरू होगा और फिर कम होते होते अंत में एक आएगा। उसमें आप 4-5 और मोतियों की लड़ियां लटका सकती हैं उसको अंत देने के लिए, समाप्ति के लिए, और बड़ा खूबसूरत लगता है। हमारी सखी ने लिखकर भेज दिया कि मोतियों की बढ़िया पर्दों पर टांग सकते हैं। मैंने भी बनाया है, हमारी सखी लिख रही हैं, तो भाई बड़ी अच्छी बात है। और फैशन और पर्दे के साथ डिजाइन के झरोखे ग्रीन रंग से सुंदर। तो भाई इस तरह से पर्दे लगाए होंगे उन्होंने। हाँ, वो जो पर्दे लगा करके फिर उसको नीचे से मोड़ा जाता था, तो उस हिसाब का कुछ इन्होंने किया होगा। कुछ तो ये भी लिखा, पंखियां बहुत बनाते थे। हाँ। माँ के लिए साड़ियों पर कसीदा भी निकालते थे, तो मतलब कढ़ाई भी करती थी। तो ये बात तो बहुत पहले कढ़ाई का बहुत प्रचलन था। कुछ चीजें अब जैसे, क्योंकि उसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है हमें लगता है संगीता, लेकिन फिलहाल जो अभी भी है कि हम जैसे कि आजकल अगर हम बात करें कि मास्क है हमारे पास, जैसे तो मास्क के ऊपर हम कुछ 2-4 टाके, अगर हम जो कसीदे वाली बात है, कढ़ाई वाली बात है, एम्ब्रॉयडरी वाली बात है, वो अगर हम कर लें तो कितना ही खूबसूरत हो जाए, है ना। लगेगा कि हमने त्योहार के लिए खास तौर से बनाया है इस मास्क को। हाँ, और उसको पहने भी, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं बाजार या कहीं तो ये आजकल बहुत ज़रूरी है। तो हमारी सखियां बनाए भी और बना भी लिया होगा उन्होंने, पहना भी होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये वक्त जो है वो कोरोना का चल रहा है, तो बाजार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी। जैसे हम लोग सोच लेते हैं रेणु जी कि ये काम अच्छा रह गया, अच्छा ये इस बार की पूजा में करेंगे, इस बार की दुर्गा पूजा में करेंगे, दशहरे में करेंगे, तो इस तरह से इकट्ठा लोग निकलते हैं बाजार की तरफ। तो मतलब कोशिश ये करें कि पहली बात तो छोटे छोटे काम के लिए ना निकले आप खुद। एक साथ कई काम जब हो जाए इकट्ठा कर लें तब निकलें। मतलब यानी कि 4 दिन 5 दिन में जब एक बार निकलें, ऐसा नहीं कि आप रोज थोड़े थोड़े एक एक सामान ला रहे हैं। तो आप कई सामान पहले पूरी लिस्ट बना लें तब बाजार निकलें, ताकि बाजार में भीड़ कम रहे। और घर में अगर 2 सदस्य हैं 3 सदस्य हैं तो ऐसे ही नहीं कि केवल घूमने के लिए निकल जाए, सिर्फ एक सदस्य जाए। और वो भी कोशिश करें कि जो 60 वर्ष से ऊपर हैं वो न जाएं, और जो बच्चे हैं वो न निकलें घर से। सुरक्षा बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ऐसा नहीं कि बच्चे जिद कर रहे हैं कि हम बाजार की रौनक देखनी है तो हम निकल लिए जी। कोई एक व्यक्ति अगर है, उसे पूरी लिस्ट बता दी जाए कि भाई ये लाना है, तो कोई एक व्यक्ति भी जाकर ला सकता है। बहुत सारे लोगों को, घर के परिवार के लोगों को जाने से ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ती है। एक लिस्ट मैंने अभी भेजी है संगीता जी आपको। अच्छा। आप मेरी पूरी कर दीजिए। कौन सी लिस्ट? गाने की। हाँ बिल्कुल पूरी करती हूँ। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी
चोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। देखो बादर आए पवन के पुकारे, देखो बादर आए पवन के पुकारे, उल्फत मेरी दीदी अनाड़ी पिया हारे। आएगा रे मजा अब जीत हार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ए हजूर। हमारी एक सखी ने बहुत ही भावुक करने वाली एक 4 लाइनें लिखकर भेजी हैं। इन्होंने लिखती हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध के प्रोडक्ट कैल्शियम विटामिन डी बहुत फायदा करते हैं। और लिखती है कि हमारी मम्मी को यही रोग हड्डियों के कैंसर में परिवर्तित हो गया था और वो नहीं रही। इसलिए मैं सभी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान रखें। तो भाई ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने लिखी है और यहाँ पर साझा किया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सभी सखियाँ इस बात का ख्याल रखेंगी। और जो हम लोगों ने बात की कि हम लोग क्या क्या करते थे बचपन में, तो बचपन की तो बात नहीं, हमारी ये सखी भी लिख रही हैं कि भाई हम लोग आजकल हमारे घर में दीपक को पेंट करने का काम चल रहा है। तो वाकई ये भी बड़ी अच्छी सी बात है कि जो दिए हमें जलाने हैं दीपावली पर, उसको तरह तरह से किस तरह से रंगा जाए, कैसे उसमें कुछ कुछ सितारे लगा के उनको और सुंदर बना दिया जाए, है ना जी। और हमारी सखियों को खूब याद है कि खिलौनों में भी उसी तरह से खूबसूरत रंग संगीता बनाते बचपन में चली गई, क्या करती थी बताओ जी, खिलौने थे ना तो वो बड़े हाथ में लग जाते थे उनके रंग, और चमकदार रंग होता था तो वो हाथ में लग जाता था। एक बार हाथ को देखते थे, एक बार खिलौने को देखते थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो एक मोह है वो खिलौनों से वो कम नहीं होता था। कभी नहीं। लाल, हरे, नीले, नीले रंग का बड़ा छूटता था वो रंग जी। और बांस के एक थोड़ा सा बांस अगर थोड़ा बड़ा ले लें, हाँ। उसको बीच से अगर काट दो कर दिया दें जाए, जी, हाँ। और उसमें अच्छे से रंग लगा दें, बहुत अच्छे से उसको पेंट कर दें, दोनों तरफ से थोड़ा सा शिकारे का शेप दे दें, दोनों तरफ से अच्छा, काट दें, जी। हाँ। और उसमें बिल्कुल और क्या करेंगे फिर? और उसमें 2 पुतले भी बिठाने पड़ेंगे और अच्छा। एक पतवार भी बनानी पड़ेगी एकदम पतली सी जी। तो तो बस उसकी पतवार के लिए बहुत छोटी पतली पतली आप डंडी ले सकती हैं। तो देखते हैं इस बार कौन कैसे सजाता है, लेकिन फिलहाल हम सखियों से लेना पड़ेगा इजाजत। तो रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली